हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अब बच्चों हम यहाँ पर अब अपना एक चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 दैट इज द डिस्चार्ज एंड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर मैं सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कहूँगा वो चैप्टर नंबर 8 ही आपको कहूँगा, क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके आते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि भाई हमें पहले वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले वाला तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा साथ में, बट चैप्टर नंबर 8 सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करके जाना है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बच्चों यहाँ पर। तो इसमें बच्चों चैप्टर नंबर 8 का आप नाम देखोगे तो इस चैप्टर का नाम है दैट इज द डिस्चार्ज एंड सेकंड वन दैट इज द ब्रीच। तो दो चीज़ों की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में बच्चों पहले डिफरेंस समझो यहाँ पे डिफरेंस क्या है। बच्चों डिस्चार्ज का मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने किया था, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, वो कॉन्ट्रैक्ट अब कंप्लीट हो चुका है, या किसी भी रीजन की वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट में जो भी राइट एंड ऑब्लिगेशंस थी वो सब फिनिश हो चुकी है। दिस इज कॉल्ड द डिस्चार्ज। मतलब प्रोमिसर के पास जो राइट है, प्रोमिसर की जो ड्यूटी है, सब कुछ खत्म। प्रोमिसी का जो राइट है, जो उसकी ड्यूटीज है, वो भी खत्म, फिनिश। दिस इज कॉल्ड द डिस्चार्ज। मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं हो सकता, खत्म। बच्चों ब्रीच क्या होता है? तो ब्रीच का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कि आपने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, या तो आपने को अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, या मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। दिस इज कॉल्ड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच कर दिया है, कॉन्ट्राविन कर दिया, मतलब हमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तो उस केस में बच्चों में क्या करना पड़ेगा? डैमेजेस वहां पर पे करने पड़ेंगे। और डैमेजेस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या और रेमेडीज हो सकती है, वो आपको बच्चों इस चैप्टर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बताया हुआ है। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। दैट्स कॉल्ड द डिस्चार्ज एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डिस्चार्ज का मतलब यानी क्या होता है बच्चों यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है, कम्स टू एन एंड। जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे कम्स टू एन एंड। सेकंड वन जो बच्चों यहाँ पर ब्रीच आएगा, तो दैट इज ब्रीच का मतलब क्या होता है कि जहां पर पार्टी फेल हो जाती है टू परफॉर्म प्रॉमिस, कि जो उसने वादा किया था कि भाई हम ये पूरा करेंगे, लेकिन पार्टी ने उसको कंप्लीट नहीं किया, उसको पूरा नहीं किया। दिस इज कॉल्ड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दो चीजें हम वहाँ पे बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो जी आओ, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिस्चार्ज। तो बच्चों सिंपल थिंग, डिस्चार्ज में उसने सिर्फ यहाँ पे क्या बताया, कैसे कौन कौन से वे है कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। ऑब्वियस है, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश खत्म। वे ऑफ डिस्चार्ज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों इसमें वे कौन कौन से आएंगे? फर्स्ट वन, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। सॉरी, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर कि डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में क्या होता है। सेकंड वे जो बताया गया बच्चों यहाँ पर, दैट इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है बच्चों यहाँ पे। थर्ड वन बच्चों यहाँ पर आपका आएगा डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। फोर्थ वन हम करेंगे बच्चों यहाँ पे डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। फिफ्थ हम करेंगे बच्चों यहाँ पे डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी। एंड सिक्स्थ वन बच्चों यहाँ पर दैट इज द डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो टोटल बच्चों यहाँ पर जो आपको बताया गया है ना, टोटल 6 वे आपको बताए गए हैं कि जहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो मतलब उन्होंने टोटल 6 वे से उसे डिवाइड किया है। तो बच्चों जिसमें ना ये जो फर्स्ट वन है ये हम पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं। आपने जो लास्ट वाला चैप्टर किया था ना, दैट द परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो परफॉर्मेंस का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने किया था कि परफॉर्मेंस दो तरह की आपकी होती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो बच्चों ये हम वहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं कि जहाँ पर इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता था।
तो ये बच्चों यहाँ पर आपको फिर से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसमें हमने 2 चीज़ों की बात की थी, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। दैट्स योर पॉइंट बच्चा। ठीक है जी, यहाँ पे जहाँ पर हम कहते थे क्या, एक्चुअल में तो हो ही जाता था डिस्चार्ज, दोनों पार्टीज परफॉर्म कर देती थी, लेकिन अटेम्प्टेड में प्रोमिसर ने परफॉर्म किया, बट प्रोमिसी ने उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, है ना। दिस इज कॉल्ड द अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब जो इसके बाद नेक्स्ट वन जो आता है ना, डिस्चार्ज म्यूचुअल कंसेंट को हम बाद में बात करते हैं, पहले मैं आपको पॉइंट नंबर 3 की यहाँ पे बात करता हूँ, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। ये वाला टॉपिक भी हम कर चुके हैं बच्चों, आपने आपने कंसीडरेशन के चैप्टर में किया था कि अगर हम कोई लोन लेते हैं और वो अगर लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर 3 साल तक केस फाइल नहीं किया, तो 3 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये उसी पॉइंट की बात करता है जो टाइम पीरियड बताया गया था एज पर लिमिटेशन एक्ट 1963। 1963। लो जी, हमारा पॉइंट नंबर 3 भी हमारा पहले से हो चुका है, कोई नया पॉइंट आपने कुछ नहीं किया यहाँ पर, परफॉर्मेंस में कर चुके हैं, कुछ टॉपिक हम कंसिडरेशन में कर चुके हैं। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर अभी फोर्थ फिफ्थ नहीं ले रहा हूँ, पॉइंट नंबर 6 की बात करता हूँ, तो ये किसकी बात करते हैं, डिस्चार्ज बाय ब्रीच। अब बच्चों ब्रीच वाला जो टॉपिक है वो तो हम ब्रीच वाले में ही पढ़ेंगे, है ना। तो जो ब्रीच वाला टॉपिक है तो उसी में आएगा कि जी पार्टी ने प्रॉमिस पूरा नहीं किया, डैमेज पे करो और घर जाओ, है ना। तो वहां पर अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होगा ब्रीच के केस में, कि वहां पर पार्टी डैमेजेस पे करेगी और कॉन्ट्रैक्ट फिर खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये वाला जो टॉपिक है ना बच्चों, पॉइंट नंबर 6, वो हम ब्रीच में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपका ब्रीच में ही, जो हम बीच में जितना भी हम पढ़ेंगे वो सब आपका पॉइंट नंबर 6 में ही आपका आएगा। ठीक है जी। तो बच्चों एक्चुअल में आउट ऑफ 6 पॉइंट हम पहले से ही 3 पॉइंट तो हम पहले कर चुके हैं। अब बचते हैं कितने बच्चों यहाँ पर, बचते हैं जी बस छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं बच्चों यहाँ पे, तो कौन कौन से रहते हैं, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, बस। और इसमें बच्चों यहाँ पे देखो क्या वर्ड लिया गया, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट, एक तो मैं आपको ये करवाऊंगा इसमें, सेकंड करवाऊंगा बच्चों यहाँ पे डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एंड थर्ड वन आपको करवाऊंगा बच्चों यहाँ पे डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी। और बच्चों जितना मैं आपको नोट करवाऊंगा उसको बहुत अच्छे तरीके से आप इसको करते हुए चलना, आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि भी इसमें क्या क्या चीजें आपकी आती हैं। ठीक है, तो बच्चों चलो जी स्टार्ट करते हैं इसमें, पॉइंट नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे, दैट्स कॉल्ड द डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो कॉपी पर हेडिंग बनाओ बच्चों यहाँ पर, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट, अब जो म्यूचुअल कंसेंट क्या होता है कि देखो बच्चों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसने किया है, दो पार्टी है ना, एक है प्रोमिसर, सेकंड वन है प्रोमिसी, ऑब्वियस और कोई तो है ही नहीं। ठीक है, एक प्रोमिसर एक प्रोमिसी है। अगर दोनों पार्टी आपस में मिलके कुछ ऐसा कुछ कर ले कि भाई चलो ठीक है हम मिलके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, या फिर हम मिलके चलो कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पे छोड़ रहे हैं, या फिर कुछ भी एनीथिंग, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से डिस्चार्ज हो रहा है, बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो मतलब यहाँ बच्चों हम जो बात करें ना, तो यहाँ पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है तो वो कैसे होगा, बाय द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। बोथ पार्टीज कौन कौन आएंगे यहाँ पर, दैट इज द प्रोमिसर एंड सेकंड वन प्रोमिसी। तो यहाँ पर प्रोमिसर एज वेल एज प्रोमिसी की यहाँ पर बात की गई है कि जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। तो बच्चों इसमें ऐसे कौन कौन से केसेस आएंगे कि जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, तो चलो आप बच्चों लिखते हैं यहाँ पर। तो इसमें बच्चों यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है आपका, दैट्स कॉल्ड द नोवेशन। नोवेशन, नोवेशन, न्यू, न्यू एंसन कह सकते हैं यहाँ पर कि एक नया एग्रीमेंट आपने वहाँ पे किया। तो बच्चों यहाँ पर सिंपल थिंग है, आपको और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हम उसमें ना कुछ चेंजेस करना चाहते हैं और हम कहते हैं कि चलो ठीक है सर, हम ना एक काम करते हैं, पुराने वाला एग्रीमेंट कैंसिल करके एक नया एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने कहा ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो हमने हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, आप भी एग्री हो गए और मैं भी एग्री हो गया, और हम दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके उसी की जगह पर कोई नया एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, है ना। बट ये दोनों काम कैसे कर रहे हैं, ये ओल्ड को कैंसिल करके नया बना रहे हैं, किसकी वजह से, हम दोनों उसके लिए कंसेंट वहां पर दे रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड द नोवेशन, कि उसको हम क्या बोलेंगे, नोवेशन। कि यहाँ पर आप सिंपल कह सकते हो, क्रिएट न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट।
कुछ भी बच्चों यहाँ पे मान लो हम कोई चेंज करना चाहते हैं, किसकी वजह से हम कोई वहां पर हम एक नया कॉन्टेक्ट हम कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द नोवेशन। उसको क्या बोलेंगे हम? नोवेशन। कि आपने एक नया एग्रीमेंट वहां पे किया। अब जो ये पॉसिबल तभी है जब दोनों पार्टीज एग्री करती हैं। अगर मान लो मैं कह देता हूँ जी नहीं नया करना है, आप कहते हो नहीं करना, फिर तो ब्रीच हो गया ना, वो मैं मना कर रहा हूँ ओल्ड के लिए। क्या? तो ये नोवेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों पार्टीज एग्री कर रही हैं। तो दोनों पार्टीज की एग्री होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर तो ये डिस्चार्ज में कैसे आया बच्चों? यहाँ पर तो पहले तो पॉइंट रखना, ये पॉसिबल कैसे होगा? बाय म्यूचुअल कंसेंट। और इस केस में बच्चों अब क्या होगा? नया एग्रीमेंट तो ठीक रहेगा, लेकिन जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो क्या हो जाएगा? डेट इज द डिस्चार्ज। डिस्चार्ज। तो दिस इज द पॉइंट पर बच्चों यहाँ पर कि इस केस में क्या होगा। दैट्स योर फर्स्ट पॉइंट नंबर वन बच्चों यहाँ पर जो बताया गया है आपका। ठीक है। पॉइंट नंबर टू बच्चों यहाँ पर आपका आता है। फर्स्ट पॉइंट तो बच्चों नोवेशन यहाँ पे आ गया। सेकंड बच्चों यहाँ पर लिया गया वर्ड डेट द ऑल्ट्रेशन। ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई चीज ऑल्टर करना, चेंज करना। अब बच्चों जैसे तो नोवेशन में भी चेंज था, फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो बच्चों जो ऑल्ट्रेशन वर्ड यहाँ पर लिया गया है ना, ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसमें मैं कुछ एक दो टर्म से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। ध्यान सुना पर मैंने क्या लिखा? जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था मैं उसकी एक दो टर्म से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो हम दोनों मिलके एग्री करते हैं कि भाई हम ना पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करते हैं। पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेंगे, हम सिर्फ वो जो टर्म्स है ना उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी एग्री हो मैं भी एग्री हूँ, है ना? तो बच्चों यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे हम? दैट्स कॉल्ड द ऑल्ट्रेशन। कि जहां पर ऑल्टर किया जाता है टर्म्स ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ ऑल्टर किया जाएगा टर्म्स ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। और इस केस में बच्चों यहाँ पर जो भी ये भी कैसे किया जाएगा? बाय म्यूचुअल कंसेंट। और जो टर्म्स चेंज की गई है, तो जो ओनली जो टर्म्स होंगी ओल्ड वाली, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। देखो बच्चों याद रखना, अगर मुझे पूरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज करके नया ही बनाना पड़ गया तो वो तो नोवेशन में चला जाएगा। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट सेम रहा तो वो किस में रहेगा बच्चों आपका? वहां पर हम उसको ऑल्ट्रेशन में हम पॉइंट इसको रखेंगे। ये याद रखना। दिस इज पॉइंट नंबर टू बच्चों यहाँ पर जो लिया गया है, दैट्स कॉल्ड द ऑल्ट्रेशन, जो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो दिस इज योर पॉइंट, पॉइंट नंबर टू जो यहाँ पे बताया गया है आपका। हाँ जी। तो बच्चों इसके बाद पॉइंट नंबर थ्री यहाँ पर लिया गया। दो फर्स्ट वर्ड क्या कर लिया हमने? नोवेशन। सेकंड वन ऑल्ट्रेशन। और ये किसके टॉपिक कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे? हम ये टॉपिक कर रहे हैं जो डिस्चार्ज हो जाता है बाय म्यूचुअल कंसेंट, जहां पे हम इसको डिस्चार्ज करते हैं बाय म्यूचुअल कंसेंट। थर्ड वन बच्चों यहाँ पर आता है, दो पॉइंट हो गए। थर्ड वन आता है बच्चों यहाँ पर रेसिशन। जो रेसिशन का मतलब होता है कैंसिल करना, कैंसल। और जो रेसिशन में उन्होंने साफ साफ वहां पे क्या बताया कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है ना, तो प्रोमिसर भी कहता है जी मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना चाहता, प्रोमिसर कहता है ठीक है जी हम मैं भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता हूँ। दोनों पार्टीज एग्री कर रही है कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं? हम कॉन्ट्रैक्ट को मिल के कैंसिल कर देते हैं। कोई नया करने की बात नहीं कर रहे हैं, बट पुराने वाले को वो दोनों पार्टीज मिलके कैंसिल करना चाहती हैं। देखो अगर एक पार्टी करेगी फिर तो किसमें चला गया? ब्रीच में। फिर दूसरी पार्टी तो पूरा करना चाहती है प्रॉमिस, बट पहली पार्टी मना कर रही है, तो वो तो फिर ब्रीच में चला जाएगा। लेकिन अगर दोनों पार्टीज मिलके एग्री कर रहे हैं कि भाई हम इसको डिस्चार्ज कर देते हैं, हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो फिर वहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। तो मतलब सिंपल वे से बच्चे हम कह सकते हैं कैंसल कॉन्ट्रैक्ट विद कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। बोथ पार्टी मतलब प्रोमिसर एज वेल एज प्रोमिसी, दोनों उस चीज के लिए एग्री कर रहे हैं कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज वहां पर कर देते हैं। और बच्चों जब कर दिया, तो जब दोनों पार्टीज एग्री कर रही है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। किसी को भी परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। दैट्स योर पॉइंट नंबर थ्री। इस पॉइंट नंबर थ्री बच्चों यहाँ पर। ठीक है। पॉइंट नंबर फोर बच्चों यहाँ पर। पॉइंट नंबर फोर वहां पर क्या बताया गया? ध्यान सुना। पॉइंट नंबर फोर में बच्चों यहाँ पर वर्ड आता है रिमिशन। अब रिमिशन क्या होता है बच्चों? यहाँ पे ध्यान सुना पॉइंट।
आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में शॉपकीपर ने आपको गुड्स बताया कि जी ये गुड्स 100 रुपीज़ का है, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 100 रुपीज़ का। बाद में जब पेमेंट की बात आई तो आपने कहा जी नहीं मैं तो 80 रुपीज़ दूंगा। 100 की बात हुई थी, आपने 80 रुपीज़ आप 80 रुपीज़ देने की बात कर रहे हो। शॉपकीपर कहता चलो ठीक है आप 80 दो। अब क्या हुआ बच्चों यहाँ पर, तो आपको परफॉर्म कितना करना था 100 रुपीज़ का, परफॉर्म कितना किया 80 रुपीज़, लेकिन वो 20 रुपए के लिए आपकी लाइबिलिटी वहाँ पे उसने खत्म कर दी। किस वजह से, उसने आपकी परफॉर्मेंस को माफ कर दिया। उसने कहा ना, अब वहाँ पे अगर मान लो पार्टी कहती नहीं नहीं 100 रुपीज़ से कम नहीं होगा, फिर तो आपको देने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे उसने हाँ कर दी कि चलो ठीक है आप 80 ही दे दो, तो मतलब उसने क्या किया, आपकी उस परफॉर्मेंस को माफ कर दिया। और माफ किस वजह से हुआ, दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट से वो माफ हुआ। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों वहाँ पे, दैट इज द रीमिशन। तो बच्चों रीमिशन क्या होता है कि जहां पर वेव कर दिया गया है, मतलब आप सिंपल कह सकते हो, या तो बच्चों आपकी 100% परफॉर्मेंस को माफ कर दिया गया है, रिमिट द 100% परफॉर्मेंस, या फिर बच्चों रिमिट किया गया है लेसर परफॉर्मेंस। जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया वो किसका था, वो लेसर परफॉर्मेंस का था। आपकी 20% परफॉर्मेंस को माफ किया गया था, आपने सिर्फ 80% परफॉर्म वहां पर किया था, स्टिल इट इज अ वैलिड। या फिर बच्चों वहां पर पार्टी जो है, दूसरी पार्टी, वो कोई दूसरी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करके हाँ कर रही है। मान लो उसको पैसे ना देके कुछ और दे देते, जी आप ये रख लो मेरे पास पैसे नहीं है, और वो कहता है ठीक है जी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड द रिमिशन। और बच्चों जैसे ही अगर दोनों पार्टी इस चीज़ के लिए एग्री करती हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। तो सिंपल बच्चों, या तो 100% परफॉर्मेंस माफ कर दी गई है, या लेसर परफॉर्मेंस माफ की गई है, या कोई दूसरी परफॉर्मेंस को अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वहां पर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है बच्चों यहाँ पे। एंड पॉइंट नंबर 5 बच्चों, दैट इज अ वेवर। वेवर, लास्ट पॉइंट ऑफ द डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट। और इसमें बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया वेवर में, उन्होंने कहा कि अगर एक पार्टी वॉलेंट्री अपना राइट छोड़ देती है, वेव राइट। देखो बच्चों दोनों में डिफरेंस क्या है, फोर्थ में भी उसने राइट छोड़ा था, लेकिन फोर्थ में क्या था, दूसरी पार्टी ने कहा था जी मैं दे नहीं सकता था, मैंने कहा था चलो माफ किया। लेकिन फिफ्थ में मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूँ कि चलो ठीक है जी मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, मैं आपकी, जो मेरा पैसा लेने का राइट है ना, वो मैं छोड़ रहा हूँ, मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, है ना। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं, दैट्स द वेवर। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान सुना, रिमिशन में क्या होता है, वो माफ कर रहा था। वेवर में पार्टी पैसा देना चाहती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है मैं अपना राइट छोड़ रहा हूँ, आपको पैसे देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो कहते हैं ठीक है जी नहीं देंगे। तो दैट्स मीन कि एक पर्सन के पास जो राइट है, वो अपना राइट वहां पर वेव करता है, दिस इज कॉल्ड द वेवर, कि जहां पर वॉलेंट्री वेव किया जाता है। और इस केस में याद रखना बच्चों, जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, दिस इज द पॉइंट नंबर 5 बच्चों जो यहाँ पर बताया गया। तो ये टॉपिक बच्चों आपका किस में आता है, दैट्स कॉल्ड द डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट में नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेसिशन, रिमिशन एंड वेवर। तो दिस इज योर टॉपिक बच्चों जो यहाँ पर बताया गया है आपका। ठीक है जी। तो हमारा जो डिस्चार्ज, जो वे ऑफ डिस्चार्ज था, तो उसमें मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 भी आपका कंप्लीट करवा दिया। और इसमें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैंने इसमें आपको क्या क्या करवाया। तो इसमें हमने क्या क्या टॉपिक किया बच्चों, यहाँ पर नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेसिशन, रिमिशन एंड वेवर। बच्चों इसमें टोटल आपके 5 पॉइंट यहाँ पर आते हैं। ठीक है बच्चों यहाँ पर, तो दैट्स योर पॉइंट, तो ये याद रखना जो इसमें बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पर जो लिया गया, नेक्स्ट पॉइंट द डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब इसमें देखते हैं जिसमें क्या आएगा आपका। ठीक है जी। तो इसको बच्चों साथ साथ नोट करते हुए चलना। ठीक है, तो ये आपका पूरा ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आ रही है। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब जो डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन लॉ का मतलब क्या है, ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब पार्टीज तो ना तो ब्रीच करना चाहती थी, ना कुछ करना मतलब इस तरह से कह सकते हो ना म्यूचुअल कंसेंट थी, लेकिन स्टिल फिर भी वो लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को वहां पे डिस्चार्ज मान लिया गया। तो ऐसी क्या क्या सिचुएशन वहां पर आ सकती थी जिसकी वजह से लॉ की वजह से वो डिस्चार्ज हो गया।
मतलब यहाँ पर बच्चों डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन लॉ का मतलब क्या है कि कुछ सिचुएशन ऐसी अराइज हुई जिसकी वजह से जो हमारा लॉ है वो डिक्लेयर कर देता है डिस्चार्ज। बच्चों ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से लोगों ने उस चीज़ को डिस्चार्ज कर दिया? तो चलो जी देखते हैं इसमें ऐसी क्या-क्या सिचुएशन आपकी आ सकती है जिसकी वजह से डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है? तो इसमें भी देखते हैं चलो क्या-क्या पॉइंट यहाँ पर आएँगे। तो बच्चों पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर आता है और ये पॉइंट आप पहले भी कर भी चुके हो, फिर से आपको बताता हूँ इसमें क्या-क्या चीज़ें आपके यहाँ पर आएँगी। तो बच्चों पॉइंट नंबर 1 आता है कि अगर जो प्रोमिसर है, अगर उसकी डेथ हो गई या वो इंसेन हो गया, कौन बच्चों यहाँ पे? प्रोमिसर। अभी किया था हमने याद है पॉइंट ये परफॉर्मेंस में भी आपका आया था टॉपिक ये, जिसमें ये कहा गया था कि अगर प्रोमिसर कोई कॉन्टेक्ट कर रहा है और उस कॉन्टेक्ट में प्रोमिसर का पर्सनल स्किल इन्वॉल्व था, याद आ रहा है? कॉन्टेक्ट का प्रोमिसर का पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, तो उस केस में कॉन्टेक्ट वहां पर डिस्चार्ज हो जाएगा। याद आ रहा है? तो वहां पर अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं था तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल होता था, लेकिन अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है तो फिर वहां पे तो बच्चों कुछ हो ही नहीं सकता ना, वो तो आगे ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, तो वहां पर कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर साफ साफ कहा गया, इफ पर्सनल स्किल ऑफ प्रोमिसर इन्वॉल्व, देन कॉन्ट्रैक्ट सेल डिस्चार्ज ऑन डेथ और insanity ऑफ प्रोमिसर। कि कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। तीसरा पॉइंट मैं बच्चों यहाँ पे, बच्चों यहाँ पे देखो पार्टी तो परफॉर्म करना चाहते थे, लेकिन अब ये डेथ हो गई है या इंसेन हो गया है, अब इस केस में तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो डिस्चार्ज हो जाएगा, अब उस केस में उसको परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 बच्चों यहाँ पर आपका आता है कि जो पर्सन है अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो जी ये भी एक प्रॉब्लम है ना। तो अब इंसॉल्वेंट में अब वो इंसॉल्वेंट ही हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म करेगा? याद रखना, अगर कोई इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, तो उसके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली लॉ के अकॉर्डिंग वो वैसे ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज। दैट्स योर पॉइंट नंबर 2 बच्चों, जहाँ पे वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज आपके हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दैट्स योर पॉइंट नंबर 2। और कौन कौन से पॉइंट आते हैं बच्चों यहाँ पे? फर्स्ट पॉइंट क्या किया हमने? डेथ और इंसैनिटी। सेकंड पॉइंट दैट इज द इंसॉल्वेंट, एंड थर्ड पॉइंट बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है दैट इज द मर्जर। मर्जर, अभी बच्चों आपने सुना होगा मर्जर, जैसे कंपनी जैसे होता है ना, अमलगमेशन होता है, दो कंपनियां मिलकर एक कंपनी बनती है, उसी का ही दूसरा नाम एक तरह से मर्जर होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों इस मर्जर का क्या यूज है? उन्होंने कहा कि भाई एक पार्टी एक पार्टी 1 है, एक पार्टी 2 है, इन दोनों का ना आपस में कोई कॉन्टेक्ट हुआ है। मतलब एक्चुअल में यहाँ पे दो कॉन्टेक्ट हुए इनके साथ, दो कॉन्टेक्ट किए गए हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट 1 जो यहाँ पर हुआ है, उसमें पार्टी के पास ज्यादा राइट नहीं था, एक इंफीरियर राइट था। और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वहां पर हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2, उसमें पार्टी 1 के पास सेम पार्टी के ऊपर सुपीरियर राइट था। ये क्या होता है सर, इंफीरियर राइट सुपीरियर राइट? तो ध्यान सुना बच्चों, यहाँ पर इंफीरियर राइट क्या होता है, सुपीरियर राइट क्या होता है? बच्चों इंफीरियर राइट का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस ये है क्रेडिटर, ये है डेटर। क्रेडिटर ने डेटर को अनसिक्योर्ड लोन दिया, मतलब कोई लोन दिया है बट उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं रखी गई। तो बच्चों इन फ्यूचर क्या हुआ, अगर अमाउंट पे नहीं हुआ तो बेचारे को कोर्ट में जाना पड़ेगा, पैसा मांगना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी कोई बेच सकता है यहाँ पे, वो तो कौन सा लोन हुआ? अनसिक्योर्ड। और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उसमें क्रेडिटर ने सेम पार्टीज को सिक्योर्ड लोन दिया। पहले वाले में अनसिक्योर्ड लोन दिया गया, तो दूसरे वाले में इसने सिक्योर्ड लोन दे दिया, तो सुपीरियर राइट आ गया। मतलब अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया तो जो प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी रखी गई है वो उसको बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। अब बच्चों ये दोनों जो काम हुए हैं, ये तो सेम पार्टी के बीच में हुए हैं,
तो लो कहता है कि अगर आप एक ही पार्टी के साथ दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिसमें एक में इंफीरियर राइट है और सुपीरियर राइट है, तो देखो यहाँ पर कितना अच्छा बेनिफिट यहाँ पर दिया गया कि जो इंफीरियर राइट होगा ना वो ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा सुपीरियर राइट में। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि भाई एक्चुअल कोई अनसिक्योर्ड था ही नहीं, वो जितना लोन टोटल दिया गया है वो सिक्योर्ड ही था। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हम इस इंफीरियर राइट को ऑटोमेटिकली मर्ज कर देंगे सुपीरियर राइट में। और बच्चों जैसे ही ऑटोमेटिक मर्ज होगा तो जो हमारा इंफीरियर राइट वाला टॉपिक था, मतलब इंफीरियर राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट था, वो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑटोमेटिकली आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। और वो किस में चला जाएगा, वो ऑटोमेटिकली सुपीरियर राइट में वहां पर वो मर्ज हो जाएगा। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 4 जो यहाँ पर बताया गया है बच्चों, यहाँ पे इस केस में क्या होगा लेकिन बच्चों यहाँ पर। तो दैट्स योर पॉइंट नंबर 3। यहाँ पर क्या बताया गया मर्जर में कि अगर एक पार्टी के पास इंफीरियर राइट था, दूसरी पार्टी के पास सुपीरियर राइट था, मतलब सॉरी एक ही पार्टी का एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए इंफीरियर राइट भी है सुपीरियर राइट भी है, तो जो इंफीरियर राइट है वो ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा आपके सुपीरियर राइट में। तो दैट्स योर पॉइंट पॉइंट नंबर 3 बच्चों यहाँ पर। ठीक है जी, तो चलो अब इसके बाद करते हैं बच्चों यहाँ पर और पॉइंट क्या यहाँ पर बताए गए। पॉइंट नंबर 4 बच्चों यहाँ पर आपका आता है। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर बताया गया, ध्यान सुना पॉइंट बच्चों यहाँ पे, दैट इज अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्ट्रेशन। अब जो अनऑथराइज मटेरियल ऑल्ट्रेशन में क्या चीज यहाँ पर आती है, ध्यान सुना पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो इसमें उन्होंने कहा कि अगर एक क्रेडिटर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई बड़ा चेंज कर देता है, मतलब अपनी मर्जी से कोई अमाउंट चेंज कर दिया या प्लेस चेंज कर दिया या डेट चेंज कर दी, कुछ भी ऐसा चेंज कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा चेंज कर दिया गया है। वर्ड अपनी लैंग्वेज लिखता हूँ बच्चों यहाँ पे, एग्जाम में वो यूज नहीं करना है बिग चेंज। बिग चेंज के लिए वर्ड क्या यूज करोगे, दैट इज द मेटीरियल ऑल्ट्रेशन वर्ड आप यूज करोगे कि अगर कोई बड़ा चेंज कर दिया गया है तो इस केस में याद रखना वो भी कैसे किया गया है, विदाउट कंसेंट ऑफ पार्टीज, विदाउट कंसेंट ऑफ पार्टीज, दूसरी पार्टीज की कंसेंट वहां पर नहीं ली। तो जो याद रखना उस केस में अगर ऐसा कोई चेंज किया गया ना तो वो जो डॉक्यूमेंट बनाया गया था वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी कोई वैलिडिटी वहां पे नहीं रहेगी। जैसे मुझे चेक का सुना आपने, चेक होता है, चेक में कोई बड़ा चेंज कर दो, पार्टी से पूछे बिना कोई चेंज कर दो, तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो दैट्स योर पॉइंट। तो यहाँ पे जो बताया गया अनऑथराइज का मतलब क्या हुआ, विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टीज। मेटल का मतलब क्या हुआ, बड़ा। ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, चेंज। तो अल्टीमेटली बच्चों इस केस में क्या होगा, वो जो चेक दिया गया था, जो कॉन्ट्रैक्ट चेक का किया गया था, वो वहां पर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। नाउ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। दिस इज योर पॉइंट नंबर 4 बच्चों यहाँ पर जो बताया गया है, दैट इज द अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्ट्रेशन। ठीक है बच्चों यहाँ पे, बहुत इजी पॉइंट थे बच्चों यहाँ पर, तो याद रखना इसके अंदर। पॉइंट नंबर 5 बच्चों यहाँ पर, और पॉइंट नंबर 5 में बच्चों यहाँ पे क्या कहता है, अगर जो प्रोमिसर है और दूसरी पार्टी कौन है, प्रोमिसी है, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर ये दोनों अगर मान लो एक ही हो जाए बाद में, ट्रांसफर राइट एंड लायबिलिटी टू सेम पार्टी। सपोज मैंने बच्चों आपको ना मैंने एक पार्टी को लोन दिया हुआ था 10,000 रुपये का। अब वही पार्टी मेरी शॉप पे आती है और मेरे से ना 10,000 रुपये का सामान खरीद लेती है और कहती है जी आपसे जो पैसे लेने थे वो एडजस्ट कर लेना। अब एडजस्ट कर लेना मतलब मेरे को उससे 10,000 रुपये देने थे और सामान के 10,000 रुपये लेने थे, तो बात तो होगी ना। अब वो सेम थिंग वहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास राइट भी आ गया, लाइबिलिटी भी आ गई, तो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। कि जहाँ पर आइडेंटिटी दोनों की सेम हो जाती है, मतलब प्रोमिसर ही प्रोमिसी बन जाता है, तो दैट्स कॉल, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों, जो यहाँ पर बताया गया है कि इसमें क्या चीज़ वहाँ पे आपकी आएगी। पॉइंट बच्चों यहाँ पर, तो देखो हमने यहाँ पे क्या क्या पॉइंट किए, यहाँ पे लो के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है बच्चों यहाँ पे। तो पॉइंट नंबर 1 बच्चों हमने यहाँ पे किया, फर्स्ट वन दैट इज द डेथ और इनसैनिटी ऑफ द प्रोमिसर। बट इसमें याद रखना है तभी यहाँ पर डिस्चार्ज होगा अगर पार्टी का पर्सनल स्किन इन्वॉल्व है तो। सेकंड बच्चों यहाँ पे लिया गया दैट्स कॉल्ड द इंसॉल्वेंट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। थर्ड वन बच्चों यहाँ पे लिया गया दैट्स कॉल्ड द मर्जर,
एंड फोर्थ पॉइंट बच्चों यहाँ पे लिया गया दैट्स कॉल्ड द अनऑथराइज्ड मेटेरियल अल्टरेशन। एंड फिफ्थ बच्चों यहाँ पे कि जहाँ पर प्रोमिस एंड प्रोमिसी दोनों एक ही पार्टी अगर बन जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो सेम थी बच्चों यहाँ पे, तो वहाँ पर शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया है, उसे मैं आपको लिखवा देता हूँ। डेथ शॉर्ट में लिखेंगे हम, डेथ, इंसॉल्वेंट, मर्जर, अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्ट्रेशन, अनऑथराइज्ड मेटल ऑल्ट्रेशन, एंड लास्ट वन बच्चों यहाँ पर जो लिया गया है दैट इज आइडेंटिटी, सेम जहाँ पर हो जाती है। दैट्स योर पॉइंट बच्चों, यहाँ पर लिया गया है। इजी था बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे देखो कौन कौन से पॉइंट हो गए। तो हमारे बच्चों यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 1 डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट हो गया, लैप्स ऑफ टाइम हो गया है, ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया बच्चों यहाँ पे। अब बस एक लास्ट पॉइंट जो आपका डिस्चार्ज में रहता है जिसका नाम क्या रखा गया बच्चों यहाँ पर, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, जो यहाँ पर बताया गया है। तो चलो आप देखते हैं बच्चों यहाँ पर इसमें क्या बताया गया आपका। तो लास्ट पॉइंट लिखो बच्चों यहाँ पर, दैट इज द डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी। अब जो डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, तो बहुत इजी टॉपिक बच्चे, आप देखो नाम जो है इम्पॉसिबिलिटी। अगर कोई कॉन्टेक्ट आप ऐसा करते हो वो कॉन्टेक्ट स्टार्टिंग से ही अगर इम्पॉसिबल हो तो क्या करोगे। पढ़ा हुआ है ना आपने कि जो कॉन्टेक्ट स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल है, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई कोई ऐसा कोई कॉन्टेक्ट कर रहा है, मान लो मैं कोई हॉर्स खरीदने की बात कर रहा हूँ लेकिन वो हॉर्स पहले ही मर चुका है, तो स्टार्टिंग से क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो दैट्स वन, तो उसी की यहाँ पे बात की गई है कि जो स्टार्टिंग से इम्पॉसिबल होता है। अब तो जब हम इसमें इम्पॉसिबल की बात करते हैं तो इसमें दो टॉपिक आपके यहाँ पर आते हैं। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर आपका आता है दैट इज द इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। अब ये क्या होता है बच्चों यहाँ पे इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे ध्यान सुनना पॉइंट, इनिशियल जो स्टार्टिंग से ही क्या होता था बच्चों यहाँ पे, स्टार्टिंग से ही वो जो इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इम्पॉसिबल फ्रॉम बिगनिंग। तो मैंने अभी हॉर्स का एग्जांपल लिया है, वो स्टार्टिंग से इम्पॉसिबल होता है, तो इस केस में बच्चों जो एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, दैट इज द वॉइड एग्रीमेंट। ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे तो उस एग्रीमेंट की कोई वैलिडिटी स्टार्टिंग से हो गई नहीं, वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसकी कोई वैलिडिटी वहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है? और जो सेकंड आता है बच्चों यहाँ पे, सेकंड जो नाम लिया गया दैट्स कॉल्ड द सब्सीक्वेंट, सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अब जो सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसमें जो बताया गया आपका कि जो शुरू में तो वैलिड था, मान लो मैं कोई हाउस परचेज करता हूँ, वो स्टार्टिंग में तो वैलिड था, 10 दिन के बाद गुड्स जो हाउस है वो मुझे मिलने वाला था, उसका पोजीशन मुझे मिलने वाला था, लेकिन 2 दिन के बाद उस घर में आग लग गई। अब तो बच्चों वो इम्पॉसिबल हो गया ना, वो तो उसको किस में लेके चलेंगे, सब्सीक्वेंट में, कि मतलब वो स्टार्टिंग में तो पॉसिबल था बट बाद में इम्पॉसिबल हो गया। तो इसका बच्चों एक नाम और होता है दैट्स कॉल्ड द सुपरवेनिंग, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, वैलिड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, मतलब जो स्टार्टिंग में तो वैलिड था बट सब्सिक्वेंटली बाद में बिकम इम्पॉसिबल, subsequently become impossible. So this is called the supervening impossibility. Supervening impossibility बच्चों यहाँ पर जो उसको कहा गया है। स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि किसको हम सुपरवेनिंग कहेंगे। तो सिंपल, जो स्टार्टिंग में क्या रहता है, वैलिड रहता है बट बाद में क्या हो गया, वो इम्पॉसिबल हो गया, उसके परफॉर्म करने से पहले इम्पॉसिबल हो गया। तो बच्चों यहाँ पर मैं वॉइड एग्रीमेंट वर्ड नहीं लिखूंगा, अब इसके लिए जो वर्ड आता है ना यहाँ पे, दैट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था ना, आपने लैंग्वेज पढ़ी होगी इसकी, याद होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पे तो दो तरह की बच्चों इम्पॉसिबिलिटी बताई गई है, कौन कौन सी बताई गई है, दैट इज द फर्स्ट वन क्या बोलेंगे हम, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। सेकंड क्या बोलेंगे हम, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। जो स्टार्टिंग से इम्पॉसिबल होता है दिस इज कॉल्ड द इनिशियल, और जो एग्रीमेंट वहां पर हो जाएगा, एग्रीमेंट इज वॉइड।
और जो सेकंड होती है बच्चों यहाँ पे सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जो स्टार्टिंग में तो वैलिड होती है बट बाद में वो इम्पॉसिबल अगर हो जाती है तो दिस इज कॉल्ड द सुपरवेनिंग। बच्चों आपके ना यहाँ पर एक टॉपिक और जो बताया जाता है कि ऐसी कौन कौन सी इम्पॉसिबिलिटी है जो स्टार्टिंग में आप सुपरवेनिंग बोल सकते हो कि हाँ जी ये सुपरवेनिंग है और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। एग्जाम में बच्चे पूछ लेते हैं आपसे कि व्हाट इज सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। और बच्चों अगर वो सुपरवेनिंग है फिर तो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड में आपको बताऊंगा बच्चों व्हाट इज नॉट सुपरवेनिंग, तो वहां पर हम क्या पढ़ेंगे कि पार्टी ना उसको सुपरवेनिंग कह के बच नहीं सकते, वो ब्रीच में आएगा और पार्टी वहां पे उसे डैमेज रिकवर करेगी। पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे, तो इसमें बच्चों यहाँ पर फर्स्ट वन देखते हैं सबसे पहले कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी आएंगी। बच्चों सबसे पहले वो कह रहा है कि मान लो एक पर्सन था, जब उन्हें कॉन्टेक्ट किया उसके साथ, वो एलियन फ्रेंड था और बाद में वो हमारा क्या बन गया, एलियन एनिमी बन गया। एलियन फ्रेंड से एलियन एनिमी बन गया, पॉसिबल है बच्चों यहाँ पे। अब तो कॉन्टेक्ट क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों किस वजह से हुआ, दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कि जिसके अंदर एलियन फ्रेंड जो था वो अब क्या बन चुका है, एलियन एनिमी बन चुका है। ये वाला पॉइंट मैंने आपको करवाया हुआ अच्छे से। पॉइंट नंबर टू बच्चों वहाँ पे आपका आता है, अभी जो मैंने को बताया कि कॉन्टेक्ट जब किया जब तो ठीक था हाउस, बाद में क्या हो गया, हाउस में आग लग गई। दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जिस चीज़ के लिए कॉन्टेक्ट किया था अगर वही डिस्ट्रॉय हो गया तो अब उस केस में कॉन्टेक्ट खत्म हो जाएगा। ये भी एक वाकई एक सुपर मीनिंग पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट बच्चों वहाँ पे हमने किया कि अगर पार्टी अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाए, ये पॉइंट देखो बच्चों ऑपरेशन ऑफ लॉ में भी आता है और यहाँ भी आता है, इनसैनिटी ऑफ प्रोमिसर। ऑब्वियस है ना, ये भी इम्पॉसिबल में आ गए, जब पार्टी की डेथ ही हो गई है और ऑब्वियस है उसका पर्सन किसी से इन्वॉल्व है तो कॉन्टेक्ट वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे पॉइंट नंबर फोर बच्चों यहाँ पे और किस वजह से हो सकता है, पॉइंट नंबर फोर बच्चों यहाँ पे आता है कि अगर मान लो कोई जब कॉन्टेक्ट आपने किया वो कॉन्टेक्ट उस टाइम तो वैलिड था प्रॉपर वे से, लेकिन उस टाइम तो वैलिड था लेकिन परफॉर्म होने से पहले ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ऐसा कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, इलीगल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लीगल कॉन्टेक्ट किया गया था वो कन्वर्ट किस में हो गया, ऑटोमेटिकली इलीगल। गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना कि जो कॉन्टेक्ट किया गया है वो वहीं पे डिस्चार्ज हो जाएगा। किस वजह से हो बच्चों, यहाँ पे चेंज इन लॉ, लॉ में चेंज होने की वजह से वो डिस्चार्ज हो गया। तो बच्चों ये सब जो सिचुएशन यहाँ पे ली गई ना, तो ये वाकई एक जेन्युइन रीजन है कि जिसकी वजह से लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट सुपरवेनिंग में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो देखो ये सारी चीजें यहाँ पे ली गई है, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डेथ और इनसैनिटी ऑफ द प्रोमिसर, चेंज इन लॉ, लॉ में चेंज होने की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है। लेकिन बच्चों से सेकंड वन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस किस को सुपरवेनिंग नहीं कहेंगे। कई बार लोग बचने की कोशिश करते हैं तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे मना कर दिया कि उसको सुपरवेनिंग नहीं कहेंगे। व्हाट इज नॉट सुपरवेनिंग, तो बच्चों सिंपली याद रखना यहाँ पर उसको मैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहूंगा बल्कि ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कह के पार्टी से पैसा रिकवर करूंगा, मैं डैमेज रिकवर करूंगा वहाँ पे पार्टी से। तो मतलब ये वाला टॉपिक बच्चों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना इसको, जो सुपरवेनिंग नहीं माना जाएगा। तो फर्स्ट में बच्चों यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपको ये कह दिया जाए कि भाई सर इट्स इम्पॉसिबल, मैं इसको पूरा नहीं कर सकता, इट इज़ डिफिकल्ट टू परफॉर्म, तो भाई आप क्या कहोगे, सर पहले बताना चाहिए था ना आपको कि डिफिकल्ट है, हम करते ही नहीं कॉन्टैक्ट, अब क्या कह रहे हो। तो अब तो मुझे क्या चाहिए, आपसे डैमेज चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों किस वजह से वो कह रहे हैं, दैट इज द डिफिकल्ट टू परफॉर्म, डिफिकल्ट टू परफॉर्म कि सर ये आपसे मतलब ये मुझसे पूरा नहीं हो पाएगा। पॉइंट नंबर टू बच्चों वहां पे आपका आता है, वो कहता है कि सर अब ना मैं आपको एक गुड्स नहीं दे पाऊंगा। रीजन क्या बताया कि सर मार्केट में प्राइस बढ़ गया है। वो कहेगा मुझे क्या मतलब है भाई, आपको पहले सोचना चाहिए था आगे कि मार्केट में प्राइस का इंक्रीज हो सकता है नहीं हो सकता है, तो भाई मैं इस चीज़ से मुझे नहीं कर सकता। मतलब वो किस चीज़ की इम्पोजिटिव आ रहा था बच्चों वहाँ पे, दैट इज अ कॉमर्शियल, कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। तो याद रखना बच्चों यहाँ पर भी सेम थिंग, मैं इसको वॉइड नहीं मानूंगा बल्कि पार्टी से या तो गुड्स रिकवर करूंगा या फिर डैमेज रिकवर करूंगा। ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री बच्चों यहाँ पे आता है कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी के बाद, दैट इज वो कह रहा है जी सर पीछे से ना जो सप्लायर है उसने मुझे रॉ मटेरियल नहीं दिया जिसकी वजह से मैं गुड्स नहीं बना पाया आपके। क्या आप क्या कहोगे, मुझे क्या मतलब है जी, आप अपना अरेंजमेंट पहले ही करो, मुझे क्या मतलब है इससे। तो मतलब वहां पर वो क्या बता रहा है कि सर मैंने नहीं डिफॉल्ट किया, थर्ड पार्टी ने डिफॉल्ट किया, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अभी थर्ड पार्टी को आपको मैनेज करना है ना मुझे कोई करना है, आप उससे पैसे रिकवर वहां पे आप करोगे। ठीक है।
फोर्थ इम्पॉसिबिलिटी बच्चों वो क्या कह रहे हैं कि सर हमारी कंपनी में ना स्ट्राइक हो गई थी एम्प्लॉय की, ठीक है, या लॉकआउट लग गया था, फैक्ट्री बंद हो गई थी, या फिर कुछ सिविल डिस्टरबेंस आ गई थी, जैसे मान लो कोई आंदोलन स्टार्ट हो गया है या फिर कोई लॉकडाउन लग गया है, तो इस वजह से हम आपका गुड्स नहीं बना पाए। ओके भाई, मुझे क्या मतलब है, चलो ठीक है, आपको आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, बट आप इसको इम्पॉसिबल तो मत कहो ना। मैं आपको यहाँ पे आपको टाइम एक्सटेंड कर देता हूँ, आप उसके हिसाब से उसको कर लेना। तो यहाँ पर बच्चों टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन आप उसको इम्पॉसिबल कह के बच नहीं सकते यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे वो कहता है सर मेरी ना 2 फैक्ट्री हैं और मैं आपको जो गुड्स है ना वो दोनों फैक्ट्री से बनाने वाला था। मेरी ना एक फैक्ट्री में आग लग गई, दूसरी है, ठीक है? तो एक फैक्ट्री से जितना बन सकता था मैंने उतना गुड्स आपको बना के दे दिया है। आप क्या कहोगे? भाई दूसरे के लिए चलो ठीक है टाइम एक्सटेंड कर देता हूँ, बट इम्पॉसिबल तो मत बोलो ना। मतलब अगर पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी हुई है, पार्शियल, बच्चों अगर फुल होगा ना, वो तो इम्पॉसिबिलिटी में आ जाएगा कि आग लगी भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी हुई है, तो आप उसको सुपरवीनिंग नहीं कह सकते। हाँ, यहाँ पे इतना ज़रूर कर सकते हैं कि पार्टी के लिए हम टाइम एक्सटेंड वहाँ पर हम कर दें। तो याद रखना बच्चों यहाँ पर, तो ये 5 सिचुएशन यहाँ पर बताई गई है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अभी भी स्टिल क्या रहेगा बच्चों यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड। ठीक है? या तो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगी या फिर डैमेजेस पे करेगी वहाँ पे। लेकिन आप उसको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कह के वहाँ पर नहीं बच सकते। ठीक है बच्चों यहाँ पे? तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पर कि व्हाट इज सुपरवीनिंग एंड व्हाट इज नॉट सुपरवीनिंग। ये पॉइंट बहुत अच्छे से करना, मेरे वाले नोट्स में मैंने अच्छे से दिया हुआ है आपको। ठीक है? तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर हमारी जो डिस्चार्ज, वे ऑफ डिस्चार्ज का जितना हमने यहाँ पे टॉपिक करना था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है? तो क्या-क्या हमने कर लिया बच्चों यहाँ पे? परफॉर्मेंस हमारा हो गया, म्यूचुअल कंसेंट हमने कर लिया, लैप्स ऑफ टाइम कर लिया, ऑपरेशन लॉ कर लिया एंड इम्पॉसिबिलिटी हमने कर लिया। और जो बच्चों पॉइंट नंबर 6 है, ये तो हमारा कहाँ पे कवर होगा? ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाले टॉपिक में आपको वहाँ पे कवर करूँगा, जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर होंगी बच्चों यहाँ पे। ठीक है? तो अभी आपको बच्चों यहाँ पर पहले वे ऑफ डिस्चार्ज करना है। ठीक है? इसी में ही मैं रिवीजन क्लास में चैप्टर नंबर 8 की ही सेकंड रिवीजन क्लास बनाऊँगा, जिसमें मैं ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिफाइन करूँगा। पहले आप ये डिस्चार्ज को अच्छे से आप कंप्लीट करोगे बच्चों। ओके बच्चों, ठीक है? टेक केयर, बाय-बाय।